नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं मैथ्स पेडागोजी का वीडियो लेकर आई हूँ। आप चाहे एमपीटेट, सीटेट, यूपीटेट, ट्रीट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें मैथ्स हमारा आता ही है। 30 मार्क्स का मैथ्स होता है, उसमें 15 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है। अब मैं आपको ना 100 क्वेश्चन करवाऊंगी। उन 100 क्वेश्चन में से डेफिनेटली 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, यानी कि 15 मार्क्स आपके फुल के फुल आएंगे। लेकिन आपको सारे वीडियोस देखना ज़रूरी होंगे, है ना। और 10 वीडियोस हमारे डलेंगे मैथ्स पेडागोजी के। हर वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन आप यदि अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 15 मार्क्स की जो पेडागोजी, एक भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर 4 समकोण त्रिभुज खींचे गए थे और बच्चों को एक त्रिकोण के दो पक्षों के बीच संबंध खोजने के लिए कहते हैं। उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने इस्तेमाल किया है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है ना। यहाँ क्या दे रखा है, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय हम सबने पढ़ रखी है ना कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने के लिए शिक्षक ने क्या दिया, उनको कागज दे दिए और त्रिकोण के पक्ष के बीच संबंधों खोजने के लिए कहते हैं कि इस टाइप का शेप का दे दिया, फिर कोई इस टाइप के शेप का दे दिया, कोई इस टाइप के शेप का दे दिया और इस टाइप के अलग अलग शेप के उन्होंने 4 पेपर दे दिए। अब उन्होंने क्या बोला कि इन चारों के बीच में कोई संबंध खोजो। ठीक है, तो जब इस टाइप की कोई एक्टिविटी करवाई है, इस टाइप से जो पेपर दिए उन्होंने, देखिए इस टाइप से, है ना, ऐसा कोई पेपर दे दिया है और ये शेप तो उन्होंने दे दी, कोई ऐसी शेप दे दी है और कोई ऐसी शेप दे दी है। तो इस टाइप के उन्होंने 4 पेपर दिए हैं। अब उन्होंने कहा है टीचर ने कि इनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये आप बताओ। तो जब इस टाइप से कोई सॉल्व करेंगे और फिर टीचर बताएगी कि हाँ देखो, ये इस पेपर से हमने ये बनाया तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। उसके बाद वो फॉर्मूला बताएगी, है ना। तो टीचर उसके बाद फॉर्मूला बताएगी। तो इस वाली एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं कि पहले पेपर दे दिए हैं, पेपर से हमको बता दिया है कि ये बनता है, ये बनता है, ये कर्ण है, लंब, ये आधार है। उसके बाद उन्होंने फॉर्मूला बताया कि जो आपने किया ना, ये यही तो पाइथागोरस प्रमेय है कि ये कर्ण का वर्ग होता है, ये लंब का वर्ग होता है, ये आधार का वर्ग होता है। और फिर वो नियम बताएंगे और सूत्र बताएंगे। तो जब पहले एक्टिविटी करवा दी, उसके बाद उन्होंने नियम और सूत्र बताए हैं, तो क्या होती है, हमारी निगमन तो नहीं होगी। निगमन में तो पहले नियम बताते हैं, ये होगी हमारी आगमन। आगमन कैसे, कि पहले बच्चों को बता दिया कोई एक्टिविटी के द्वारा और बच्चों को अच्छे समझ में आ गया, उसके बाद उन्होंने नियम बताए हैं, फॉर्मूले बताए, यानी कि सूत्र बताए हैं। तो वो कौन सी हो गई, हमारी आगमन विधि हो गई, है ना। निगमन में तो पहले से ही नियम बताए थे कि ये तो पाइथागोरस प्रमेय है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने लिखा है कि एक शीट वितरित की जिस पर 4 समकोण त्रिभुज खींचे गए। 4 समकोण त्रिभुज खींचे गए और एक त्रिकोण के दो पक्षों के बीच संबंध खोजने को कहा। तो उन्होंने इस टाइप के 4 त्रिभुज खींच के दे दिए, अलग अलग शेप के, और बोला कि इनके बीच क्या संबंध है वो आप खोजो। तो इस टाइप की जब एक्टिविटी करवाई जाती है, उसके बाद नियम सिद्धांत बताए जाते हैं, तो वो होती है हमारी निगमन विधि। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, क्लियर है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। देखो, प्राथमिक स्तर पर क्या पढ़ाना है हमें, ज्यामिति। ज्यामिति किस रिलेटेड होता है, हमारे सारे शेप से, है ना। शेप कौन से, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज, आयत, वर्ग, है ना। और हमारा बेलन, शंकु, कोण, ये सब क्या है हमारे, घन, घनाभ, ये सब हमारे ज्यामिति में आते हैं। तो उन्होंने बोला है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करिए। कैसे पढ़ा है ना, कैसे प्रैक्टिस कराएं। यहाँ पर दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल बुनियादी आकारों की मान्यता तक सीमित रखना। या फिर सेकंड है, तो सरल ज्यामिति आकार मतलब उनको शेप बता दिए। ठीक है, शिक्षक को सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देकर उन और उदाहरणों को दिखाते हुए शुरू करना। अब देखो, ये तो सिलेबस की बात हो गई कि ये इसके सिलेबस तक ही रहना, इसमें भी डेफिनेशन बता दी। थर्ड में क्या दे रखा है, बच्चों को अंतरिक्ष की सहज समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। और फोर्थ में हमारा व्यापक और ज्यामिति शब्दावली विकसित करना प्राथमिक स्तर पर एक उद्देश्य है। तो देखो, यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारा इसी, कि बच्चों को अंतरिक्ष की सहज समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए वांछनीय अभ्यास की पहचान कैसे करना। तो देखो,
यहाँ पर अभ्यास की पहचान कैसे करेंगे? बच्चों को वैसी चीज़ें रियल में दिखाएंगे कि ये कौन सा होता है, ये कौन होता है, ये हमारा क्यूब होता है, ये सर्कल होता है, सिलेंडर होता है, ये रेक्टेंगल होता है ना। इस टाइप से बच्चों को शेप के बारे में बताएंगे जिन्हें बच्चे टच कर सके और खुद समझे और खुद की समझ को वो यूज़ कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा कि बच्चों की अंतरिक्ष की सहज समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बच्चे खुद उन चीज़ों को समझे, उनको अवसर दे। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया और बात खत्म हो गई है ना, बच्चे खुद उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन गणितीय तर्क का सूचक है? देखो, गणितीय तर्क का सूचक कौन है? गणितीय अवधारणा की परिभाषा प्रदान करने की क्षमता, रॉन्ग। गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करना, हाँ ये होगा। औचित्य कैसे? कि कोई चीज़ सिद्ध करना, प्रूव करना, कि गणित में हमने लिखा है कि 2 + 2 4 होते हैं, तो 4 क्यों होते हैं, ये चीज़ यहाँ पर कैसे प्रूफ होगी उस टाइप से। अब देखिए कि जैसे यहाँ पर कोई दे रखा है कि 6 है, 11 है, 5 है, तो कैसे हुआ, तो इसकी प्रोसेस दे रखी कि ये ऐसे हुआ था, तो ऐसे ऐसे हमने ऐसे लिखा और इस टाइप से ही किया, तो ये चीज़ प्रूव हुई। तो ये क्या है? तर्क संगत है ना, हमने सिद्ध किया है, प्रूव किया है ना। तो यहाँ हमसे पूछा था कि गणितीय तर्क का सूचक है, तो हमारा आएगा गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। देखो, अशिक्षित दुकानदार कैसे? देखो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे है ना, जो हमारे डेली रूटीन में, लाइफ में जो भी होते हैं ना, जिनमें मैथ यूज़ होता है गणित। जैसे कि कोई आपको ऐसा ठेले वाले का उदाहरण दे देंगे या किसी कबाड़ी वाले का, क्योंकि ये लोग भी भले पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन मैथ तो यूज़ करते ही ना। हम भी तो हमारे डेली लाइफ में मैथ्स यूज़ करते हैं ना, चाहे हमारे नंबर कितने भी आते हो एग्ज़ाम में, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि हमें मैथ्स नहीं आता है। हम कैसे कह सकते हैं मैथ्स नहीं आता? अगर हम 10 रुपये की कोई चीज़ लेने गए और 5 रुपये के लिए, तो हमें 5 रुपये वापस मिलना चाहिए, लेकिन दुकान वाले ने हमें 2 रुपये वापस दिए, तो क्या हम 2 रुपये लेके आ गए? नहीं ना, हम तो उससे लड़ लेंगे कि इनने मुझे 5 रुपये देना थे, 2 रुपये दिए, 3 रुपये कम कैसे दिए, होता है ना। तो मैथ्स तो हम सभी यूज़ करते हैं। तो यहाँ दिया है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। अब देखो, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में तो उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि जो दुकानदार होगा उसको तो प्लस माइनस आता होगा ना, पर वो एक उचित तरीके से सही प्रोसेस थोड़ी ना करता होगा। कि उससे तो पता है कि हाँ मुझे ऐसे जोड़ना है, उसे ये नहीं पता कि प्रॉपर तरीका क्या होता। हम मैथ्स में सवाल करते तो हम प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि सभी में वो सही हो। में अस्पष्ट है और इससे शुद्धता का स्तर बहुत कम है। ये तो है, पर हम ये देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके सबसे निकट में या सबसे अच्छे करीब में आंसर कौन सा हो सकता है ना। कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने में एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में चर्चा की जानी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है। कैसे हो? देखो, कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में चर्चा की जानी चाहिए। तो शिक्षक कहते हैं कि ऐसे भी मैथ्स हो सकता है ना। कोई भी वो एग्जाम्पल दे देंगे कि कोई फल वाला है, वो फल इतने रुपए में बेचता है और इतने उतने कमाए तो कितने रुपए बचे, इस टाइप के सवाल आते हैं ना। तो टीचर एग्जाम्पल दे सकता है इस टाइप का कि कोई अशिक्षित है, कोई किराना की दुकान पे है, काम करता है, तो भी उसे मैथ्स आता है, वो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गणित की कक्षा में एक शिक्षक को बच्चों के विषम समूह को कैसे संभालना। अब देखो, विषम समूह मतलब अलग अलग टाइप के बच्चे, किसी का दिमाग बहुत तेज है, किसी का कम है, कोई किसी टॉपिक को अच्छे से जानता है, कोई दूसरे टॉपिक पर अच्छे से बोल लेता है, कोई प्लस में अच्छा है तो कोई माइनस में, कोई एडिशन अच्छे कर लेता है, प्लस यानी एडिशन, कोई मल्टीप्लाई अच्छे कर लेता है। तो क्या होना चाहिए? विभिन्न सभी बच्चों को एक ही कक्षा में रखना, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में रखकर साथ समूहित करें, या फिर विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को एक साथ समूहित करके ताकि वे एक दूसरे के साथ सीख सके। तो इसका आंसर होगा कि जो विभिन्न क्षमता के बच्चे हैं ना, उनको एक साथ समूहित कर ले। क्यों? ताकि दूसरे बच्चे उनसे सीख सके, उनको जो आता होगा वो दूसरों से सीख लेंगे और दूसरों को जो आता होगा वो उनसे सीख लेंगे। तो अलग अलग टाइप के जो बच्चे हैं उन सबको एक ही कक्षा में रखना चाहिए ताकि वो इजीली सीख जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं। अब गणित में सीखने के परिणाम कैसे विकसित होते हैं? विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षण में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए। देखो, बच्चे गणित सीखते ना, तो कैसे सीखते हैं, तो उसका आउटकम क्या आता है? हम कहते हैं ना कि आप विदेश गए थे तो कितना कमा के लाए, है ना, या फिर आपने कोई दुकान लगाई तो कितना कमाया, क्या करा, उसका आउटकम क्या आया। तो जब बच्चे गणित सीखते हैं उसका परिणाम क्या निकलता है?
विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए? नहीं। इसका मतलब ये है कि सब विषय में बच्चे की उपलब्धि बढ़ाने के लिए हम गणित सिखाते क्या? नहीं। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशलों को परिभाषित करने के लिए भी? हाँ, ये हो सकता है। क्यों पता है? कि देखो, फोर्थ क्लास का बच्चा है और हम कहते हैं ना कि तो फोर्थ में है तो इसको तो प्लस आता होगा, माइनस आता होगा, ये चीज़ें आती होगी, और नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, अरे तुम फोर्थ में पढ़ते हो, तुम्हें ये चीज़ नहीं आती। तो जो सेट कर रखा है पहले से कि हाँ, ये सिलेबस फर्स्ट का है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो हम कहते हैं ना कि फोर्थ में अगर बच्चा पढ़ता है तो ये चीज़ें आ जानी चाहिए। तो कक्षावार मतलब इस क्लास के लिए इतना सेट कर रखा है। तो यहाँ पे पूछा था गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं, तो ऐसे विकसित होते हैं कि यदि कोई बच्चा फोर्थ में है तो उसे फोर्थ की चीज़ें आना चाहिए, कोई बच्चा फिफ्थ में है तो उसे फिफ्थ की चीज़ें आना चाहिए। कक्षावार दक्षता है ना, इन्हें क्लास वाइज कौशल को विकसित किया जा सकता है। हम कहते हैं ना, अरे तुम तो फिफ्थ में हो, तुम्हें अभी ये करना नहीं आता, तो वो क्यों कहते हैं कि कक्षावार दक्षता, हमें क्लास वाइज पता चल जाता है कि हाँ, बच्चा इस क्लास के लिए लायक है या नहीं है। ठीक है। कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है? अब कौन सी गतिविधि है? देखो, राइम के रूप में गिनती करते बच्चे, या फिर ब्लैक बोर्ड से नकल करते। राइम के रूप में कैसे? बच्चे गाना गा रहे हैं, गिन 1 2 3, जिसे राइम्स में हम सिखाते हैं ना, इस टाइप से। या ब्लैक बोर्ड से नकल कर रहे हैं, टीचर ने बोर्ड पे कुछ लिख दिया, बच्चों ने लिख लिया। या फिर बच्चे खोज करने में लगे हैं, या फिर शिक्षक समझाते हैं कैसे करना है। निम्नलिखित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है? तो गतिविधि कौन सी है पता है? खोज में लगे बच्चे, बच्चे खोज में लगेंगे ना, तो गतिविधियों की मतलब मैथ्स में सारे क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि इसमें बच्चा खुद करने लगे। अब देखो, राइम तो कर रहे हैं लेकिन टीचर भी करवा रहा है, कुछ बच्चे गा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं गा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड से उतार रहे हैं तो टीचर लिख रहा है, बच्चे उतार रहे हैं, लेकिन खोज में लगे मतलब बच्चों के सारे सेंस उसमें लगे हुए हों। वो सोच भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, अपने हाथों का प्रयोग भी कर रहे हैं, पैरों का प्रयोग भी कर रहे हैं, दिमाग भी चल रहा है, सारे सेंस उसमें लग रहे हैं। तो इसका आंसर होगा कि खोज में लगे। नेक्स्ट है, कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी अच्छा, ये तो हमारा हो गया है ना। एक बच्चे से पूछने पर क्षेत्र क्या है? क्षेत्र क्या है? उसने उसने लंबाई और चौड़ाई का जवाब दिया। एक बच्चे से पूछा कि क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, उसने क्या बताया? लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्र की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कर सकते हैं? अब देखो, किसी बच्चे से पूछा कि क्षेत्र क्या होता है, उसने कह दिया लंबाई चौड़ाई। तो आप क्या सोचते हो कि बच्चे की समझ कितनी है? ये आपको बताना है। बच्चे ने आयत के क्षेत्रों का उपयोग किसी भी बंद आकार के क्षेत्र के सामान्य विचार के रूप में किया। देखो, आयत इसलिए लिखा है कि क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, और त्रिभुज का भी लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब बच्चे से पूछा क्षेत्र क्या है, तो उसने क्या बोल दिया कि लंबाई और चौड़ाई है। यहाँ पूछा बच्चा यह कहने में सही है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई है। या फिर सी में दे रखा है बच्चा क्षेत्र और परिधि की अवधारणा भी भ्रमित है। या फिर बच्चे को क्षेत्र की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि बच्चे ने आयत के क्षेत्र का उपयोग किसी भी बंद आकार के क्षेत्र के सामान्य विचार के रूप में किया था। कैसे पता है? बच्चे के पास क्षेत्र क्या है, उसने किया लंबाई चौड़ाई, लेकिन ये तो आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई चौड़ाई सभी का थोड़ी। अगर हम वर्ग का बोलेंगे तो चारों जुड़ जाएगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर होता है ना। तो सबका क्षेत्रफल सेम नहीं होता, लेकिन बच्चे ने क्या सोचा कि जितने भी बंद आकार वाली आकृति है, चाहे वो इस टाइप से त्रिभुज हो, चाहे वो वर्ग हो, या इस टाइप से बेलन हो, है ना, या इस टाइप से कोण हो, सबका क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई होता है। तो ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बच्चे ने आयत के क्षेत्र का उपयोग किसी भी बंद आकार के क्षेत्र के सामान्य विचार से किया था। ये हमारा आंसर राइट है। नेक्स्ट है, गणित में सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखो, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ये तो गलत। देखो, जेंडर वाले भी क्वेश्चन आएंगे ना कि लड़कियों को गणित नहीं आती है, लड़कियां कमजोर होती है, तो वो तो आपका हमेशा गलत होगा। हर कोई गणित सीख सकता है, या फिर गणित केवल कठोर अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। देखो, बहुत प्रैक्टिस करके तो हम गणित सीख सकते हैं ना। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, ये है तो सही, लेकिन हमारे यहाँ पूछा है कि संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन ये है कि हर कोई गणित सीख सकता है ना। सही कथन कौन सा है? कि हर कोई गणित सीख सकता है, कोई भी गणित सीख सकता है। प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो गणित तो कोई भी सीख सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि हर कोई गणित सीख सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवधारणा मानचित्र के बारे में सही नहीं है? अब देखो, अवधारणा या मानचित्र के बारे में सही नहीं है, तो हम अवधारणा या मानचित्र, जैसे कि हम कोई भी मानचित्र बना रहे हैं या कोई भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में हम दिमाग लगा रहे हैं, हम सोच रहे हैं ना। तो संकल्पना मानचित्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए क्या?
गलत, सिर्फ शिक्षकों द्वारा ही क्यों किया जाना चाहिए। ये वाला इन्होंने कहा कौन सा कथन सही नहीं है, आपको याद रखना नहीं है। या तो अवधारणा मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, ये तो सही है। अवधारणा मानचित्र पूर्व ज्ञान से को नए ज्ञान से जोड़ती है, हाँ ये भी सही है। संकल्पना मानचित्र परस्पर जुड़ी अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले के लिए एक संग्रह का प्रतिनिधित्व करते, ये भी सही है। लेकिन यहाँ बोला कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आएगा संकल्पना मानचित्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये सही सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। सिर्फ टीचर द्वारा ही नहीं, सबके द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर होंगे। और अगर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं ना। अब मैं अभी बता रही हूँ कि मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगी, 100 में से 15 क्वेश्चन आपकी पेडागोजी में आ जाएंगे। ठीक है, आपकी चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो या एमपी टेट हो, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसीलिए आप कर लोगे।